नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है, उनके कार्यपत्रक 96 से 100 व आंकलन 18 को हल करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 95 तक हल करवा दिए हैं। आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके उसे हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, कार्यपत्रक नंबर 96 का। संवेदनशील मुद्दों पर अपनी तार्किक समझ है उसको अभिव्यक्त करना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर तार्किक समझ विकसित कीजिए। इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर अपने को तार्किक समझ है वो विकसित करनी है। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी है। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है, उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उनकी आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा तथा उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय पर अपने विचारों को लिखिए। जब इस विषय पर अपने विचार लिखोगे, विचार कुछ इस प्रकार लिखोगे जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं कि हम अरुणा के पिताजी और अरुणा को यही सलाह देंगे कि अभी अरुणा की पढ़ने की उम्र है, उसे आगे पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम सीखा जा सकता है। लेकिन छोटी आयु में शादी करना गलत है। इससे आगे की पढ़ाई और जीवन दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। छोटी उम्र में विवाह करना कानूनन अपराध है। सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दे रही है, इसलिए अरुणा को अभी पढ़ना चाहिए। साथ ही सिलाई का कार्य सीखने की सलाह देंगे। इतना समझाने पर वे हमारी बात को ज़रूर मानेंगे और अरुणा को पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो इस तरीके से आपको ये कुछ लिखना था जो आपने लिखा होगा अपने विचार। अब बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 97 की तरफ। 97 नंबर कार्यपत्र, देखी सुनी घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न है, क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए हैं? अपने अनुभव शब्दों में लिखिए। तो यहाँ अपने अनुभव लिखने हैं। पहला है कि आप इसके बारे में क्या लिखोगे। तो आपको इस प्रकार लिखना है कि एक बार हम अपने दोस्तों के साथ हमारे गांव के पास स्थित प्रसिद्ध श्री हनुमान जी के मंदिर में गए थे। वहां हमने मंदिर में स्थापित मूर्ति के दर्शन किए और पास ही एक गौशाला में स्थित छोटे छोटे गायों के बछड़ों के साथ खेले और गायों की चारा और पानी से सेवा भी की। इस तरीके से आपने क्या किया है, इसी तरह आप भी किस मंदिर में गए होंगे, आपने वहाँ जाके क्या किया है, आप भी अपने विचार लिख सकते हो। विचार अगर नहीं आ रहे हैं तो आप ये विचार भी लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे, उसके बारे में लिखिए। तो बिल्कुल आप हाट या मेले में गए होंगे तो कह दीजिए हाँ। अपने परिवार के साथ हमारे शहर के प्रसिद्ध मेले में गए जो हर साल लगता है। वहाँ हमने कुल्फी खाई, झूला झूलने हेतु पूरे परिवार के साथ बैठे, ट्रेन की सवारी की और कई तरह की खरीदारी भी की थी। कोई बस में गया है तो कोई ट्रेन में गया है, तो आप अपने बता सकते हो कौन किस में गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि आपके आसपास आपने कोई बड़ी घटना, दुर्घटना, चोरी की खबर सुनी होगी, उस खबर या घटना के बारे में लिखिए। तो हाँ, हमारे पास ही एक बड़ी बस दुर्घटना हुई। हमारे विद्यालय के पास सुबह का समय था। सवारियों से भरी बस स्टेशन पर रुकी थी। हम भी विद्यालय जा रहे थे। सामने से अनियंत्रित ट्रक तेजी से आ रहा था। हम जैसे तैसे दौड़कर सड़क से दूर चले गए। वह ट्रक बस से टकरा गया, जिससे बस में आग लग गई। पीछे का शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। कई लोग घायल हो गए। इस तरीके से आप भी अपने क्षेत्र की या कहीं पर आपने आंखों देखी घटना हो तो उनका वर्णन आप यहाँ कर सकते हो। अब बढ़ते हैं
कार्यपत्रक नंबर 98 की तरफ। इसमें एक आपको गद्यांश के रूप में कहानी मिलेगी। इस कहानी को पढ़ना है और कहानी को पढ़ने के बाद में इससे संबंधित आने वाले प्रश्नों को हल करना है। तो दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी को पढ़ेंगे फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करेंगे। उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उनके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की और खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच वाले में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है। इसका मतलब है कि वे सबसे बड़े पुत्र की खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है। इसका मतलब यह हुआ कि वे दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिर पात्र में भूसा है तो भूसा सुनहरे रंग का होता है। इसका मतलब है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। तो सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। इस तरीके से ये एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने के बाद में आपको जो कुछ समझ में आया वो कुछ इस प्रकार है। अब बढ़ेंगे आगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। 1 नंबर प्रश्न आपका है कि पशुओं का झुंड देना चाहते थे। तो वो पशुओं का झुंड है वो किसे देना चाहते थे? वो पशुओं का झुंड है वो बीच वाले भाई के लिए था। किसके लिए था? बीच में वाले भाई, 3 भाई थे, उन बीच वाले के लिए पशुओं का झुंड था। दूसरा प्रश्न था कि जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वे हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? तो उसका अर्थ है वो इनमें से किससे मिलता जुलता है? तो वो होता है प्रस्तुत की। रखना यानी प्रस्तुत करना। अब आगे आता है प्रश्न आपका 3 नंबर। इस कहानी का उचित शीर्षक क्या है? इस कहानी का जो उचित शीर्षक है आपका वो है धनवान जमींदार। धनवान जमींदार है वो इसका उचित शीर्षक है। अगला प्रश्न है, भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई? तो भाइयों ने अपनी समस्या है वो अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। पिता के मित्र जो डॉक्टर साहब थे उनको बताई। यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों करते? तो यदि हम जमींदार के स्थान पर होते तो बेटों को जमीन, जानवर आदि को बराबर 3 हिस्सों में बांटकर बंटवारा कर देते। इस तरीके से इससे संबंधित जो प्रश्न थे उनको देखा। अब बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 99 की तरफ। इसमें कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कविता की पंक्तियों को पढ़ने के बाद में संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दी गई कविता को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता कुछ इस प्रकार है कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा सा झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। इस तरीके से आपका आकार बदलता रहता है, इसलिए मैं डरती हूँ कि मैं आपके लिए झिंगोला सिलाऊं तो कैसे सिलाऊं। इस तरीके से ये कुछ पंक्तियाँ थी चंदा मामा की, जो अपनी माँ से कह रहा है कि मेरे लिए एक झिंगोला बना दीजिए, मोटा सा एक वस्त्र बना दीजिए। ये कुछ इस प्रकार कविता की पंक्तियाँ थी। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे अपन कि इस कविता में किस किस के बीच बात हो रही है। तो चंदा और उसकी माँ के बीच में बात हो रही है। इसके बीच में चंदा और उसकी माँ के बीच में बात हो रही है। अगला है, चांद क्या सिलवाना चाहता था? तो चांद है वो एक झिंगोला सिलवाना चाहता था। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला तीसरा प्रश्न है,
माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है? क्योंकि चंदा कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता था, इसलिए माँ को डर लग रहा था। चौथा प्रश्न है, इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है, इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। तो एक दिन चांद ने हट पकड़ ली और माँ से बोला, हे माँ, मुझे रात में ठंड लगती है, एक ऊन का झिंगोला सिलवा दो। मैं रात में ठिठुरता हूँ। माँ ने कहा, बात तो ठीक है, पर मैं डरती हूँ, क्योंकि तुम कभी छोटे तो कभी बड़े हो जाते हो, कभी चौड़े तो कभी मोटे हो जाते हो। इस तरीके से आप भी अपने हिसाब से बात रख सकते हो, लिख सकते हो। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 100 की तरफ, जो अपने प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका का अंतिम कार्यपत्रक होगा। दिए गए गद्यांश को पढ़कर समझते हुए प्रश्न बनाकर लिखने हैं। तो गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर अपन प्रश्न बनाएंगे इससे संबंधित। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता था। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे याद नहीं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठ कर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। तो ये कुछ इस प्रकार पंक्तियाँ थी। अब बढ़ते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को। ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस प्रकार आपको प्रश्न बनाने हैं। तो दूसरा प्रश्न बन जाता है, गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था? लेखिका के साथ थाली में खाना कौन खाता था? लेखिका ने गिल्लू को कहाँ बैठना सिखाया? गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी? इस तरीके से आपको प्रश्न बनाने थे। तो गिल्लू, छठा प्रश्न देखो, गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु है काजू थी। आगे सातवां प्रश्न, आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाइए। गिल्लू किसका नाम था? तो गिल्लू किसका नाम था? गिलहरी का नाम था। गिलहरियों के झुंड का नेता कौन था? गिल्लू था, तो आप गिल्लू लिख सकते थे। इस तरीके से आप ये उत्तर जो है यहाँ ऑप्शन में लगा सकते हो। अब बढ़ते हैं आकलन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देने हैं गद्यांश को पढ़ने के बाद में। गद्यांश कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वह फसल की सिंचाई के लिए एक कुआं खोदना चाहता था। एक दिन उसने कुआं खोदना शुरू किया। कुछ फीट तक खोदने पर भी जब उसे पानी नहीं दिखाई दिया तो वह निराश हो गया। फिर उसने दूसरी जगह खोदना शुरू किया, पर पानी कहीं पर भी नहीं निकला। इस तरह कई जगह पर उसने खुदाई की, परंतु उसे पानी नसीब नहीं हुआ। फिर वह बहुत दुखी और निराश होकर घर लौट गया। अगले दिन उसने सारी बात एक बुजुर्ग व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुमने 5 अलग अलग जगह पर 6-7 फुट के गड्ढे खोदे और फिर भी तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगा। यदि तुम अलग अलग जगह खुदाई करने के बजाय एक ही स्थान पर इतना खोदते तो तुम्हें पानी अवश्य ही मिल जाता। तुमने धैर्य से काम नहीं लिया और थोड़ी देर में परेशान होकर अपना निर्णय बदल लिया। अब तुम एकाग्र मन से एक ही जगह पर गड्ढा खोदना और जब तक पानी दिखाई नहीं दे तब तक खोदना जारी रखना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो उस दिन किसान ने दृढ़ निश्चय करते हुए एक बार फिर से खुदाई शुरू कर दी। वह निरंतर अपने काम में लगा रहा और लगभग 25 से 30 फुट की खुदाई हो जाने पर पानी निकल गया और यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन उस व्यक्ति का धन्यवाद करने लगा। इस तरीके से ये पंक्तियाँ थी। अब अपन इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि किसान कुआं खोदना चाहता था फसल की सिंचाई करने के लिए। पानी निकल आया 25 से 30 फीट एक जगह खोदने पर। किसान कब निराश हुआ? जब उसके द्वारा 6-7 फीट अलग अलग जगह खोदने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा।
अगला प्रश्न है, अलग अलग जगह 6-7 फुट खोदने पर भी पानी नहीं मिला, क्यों? क्योंकि जहाँ पानी का स्तर था वहाँ तक खुदाई नहीं की, बार बार नए गड्ढे खोदे जा रहा था। हमें सफलता कब प्राप्त होती है? जब हम धैर्यपूर्वक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयास करते हैं, तब सफलता प्राप्त होती है। क्या परिवार में बुजुर्ग व्यक्तियों से सलाह लेना लाभदायक है? क्यों? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों के पास अनुभव और जानकारी होती है, उनकी सलाह से सफलता शीघ्र मिलती है। इस गद्यांश से आपको क्या सीख मिलती है? तो हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसी के साथ प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका जो कक्षा 6-7 में चलती है, उनके सभी कार्यपत्रक मैंने हल करवा दिए हैं। आप सभी कार्यपत्रकों को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके हल कर सकते हो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।